किसान नेता के तौर पर यहाँ जाने जाते हैं, वो भी राहुल जी के साथ कदमताल करेंगे और रामलीला मैदान दिल्ली में किसानों को महापंचायत की इजाज़त उधर केंद्र सरकार ने दी है। बिल्कुल, आज 61वां दिन है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का और नासिक में है। 10 बजे को किसान महापंचायत को राहुल जी संबोधित करेंगे। शरद पवार जी भी आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। दोपहर को 2:30 या 3 बजे राहुल जी जो हमारे देश के 12 महाज्योतिर्लिंग पवित्र ज्योतिर्लिंग मंदिर हैं, बैद्यनाथ धाम झारखंड में गए थे, काशी विश्वनाथ वाराणसी में गए थे, श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में गए थे और आज त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में जा रहे हैं। तो सुबह किसानों के साथ और दोपहर मंदिर में दर्शन और मंदिर में पूजा होगा। इस बीच रैलियों को तो संबोधित करेंगे, रास्ते में रोड शो होगा। तो आज महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि सरकार किसान और किसान संगठनों के दबाव में तो अमृत नोनी आर्थो प्लस ये एक प्रूवन फॉर्मूला है। इसमें मौजूद नोनी फल के गुण और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने के साथ साथ हड्डियों और जोड़ों के घिसने, उनमें होने वाले सूजन और दर्द को रोकने में मदद करता है। दर्द मुक्त जीवन के लिए अमृत नोनी आर्थो प्लस। आखिरी में आ गई है। पहले तो ड्रोन के द्वारा आंसू गैस फोड़ा गया था किसानों पर, तब उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की धमकी दी गई थी हरियाणा सरकार से। अंत में आज उनको अनुमति मिली है रामलीला मैदान में एक किसान महापंचायत करें। पर मैं समझता हूँ ये एक औपचारिकता है। सरकार दिखा रही है कि हम संवेदनशील है, पर उनकी कोई मंशा नहीं है, कोई मानसिकता नहीं है, उनका कोई इरादा नहीं है कि किसान को एमएसपी का लीगल गारंटी दे, स्वामीनाथन फार्मूला के आधार पर यानी कि खेती की लागत उसके 1.5 गुना स्तर पर एमएसपी लागू करे। और जो राहुल जी बार बार कह रहे हैं कि 16 लाख करोड़ पूंजीपतियों का तो अपना ऋण माफ़ कर दिया है, पर किसानों का कर्जा आप क्यों नहीं माफ़ कर रहे हैं? इन मुद्दों पर तो सरकार कुछ कहेगी नहीं, प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी नहीं तोड़ेंगे। किसानों के दबाव में सरकार है, कांग्रेस के दबाव में, क्योंकि जो न्याय योजना आप लोगों ने शुरू की उसमें सबसे पहली जो बात सामने आई थी वो किसानों को। बिल्कुल, हमने तो अंबिकापुर में 13 फरवरी को खड़गे जी ने, बाद में राहुल जी ने ये कहा कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा, अलग से विशेष कानून बनाया जाएगा, पारित होगा लोकसभा में, राज्यसभा में शीघ्र ही पारित होगा। और उसके साथ साथ खेती की लागत एमएसपी किस आधार पर आप तय करेंगे वो भी महत्व रखता है ना। तो खेती की लागत 50% खेती की लागत पर 1.5 गुना स्तर पर एमएसपी का लागू करना, ये तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश थी। स्वामीनाथन साहब को तो आपने भारत रत्न दे दिया, चौधरी चरण सिंह को तो भारत रत्न दे दिया, पर उनकी जो सिफारिशें थी, जो स्वामीनाथन साहब ने अपने आयोग में कहा था, और खुद आज के प्रधानमंत्री जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उसका पूरा समर्थन भी किया था। उन्होंने मनमोहन सिंह जी को एक रिपोर्ट भी सौंपा था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद का, कि ये एमएसपी को लीगल दर्जा दिया जाए और स्वामीनाथन फार्मूला लागू किया जाए। पर पिछले 10 साल पूरे भूल गए प्रधानमंत्री। साथ में सीए चल रहा है बटा, तो पाकिस्तान में 24% हिंदू थे जो 1% रह गया है। विपक्ष लोगों को बरगलाने का काम, देखिए, मैं हरदीप पूरी बक करते हैं हर विषय पर, मैं उनसे बात नहीं, उनकी बातों में नहीं जाऊंगा, पर मैं यही कहूंगा कि कानून बना। 4 साल 3 महीने लगे हैं इन रूल्स बनाने के लिए। कानून बना, बहुत मतभेद थे, हमारा विचार अलग था, सभी विपक्ष पार्टियों का विचार अलग था कि आप नागरिकता धर्म के नाम पर दे रहे हो, ये कभी नहीं हुआ, ये हमारे संविधान के खिलाफ है। ये धर्म के आधार पर आप नागरिकता तय कर रहे हो। हमने अपनी जो हमारा विचार था हमने रखा, पर सरकार को बहुमत थी, कानून बन गया। कानून के बनने के बाद 6 महीने 1 साल के अंदर रूल तो लागू होने चाहिए ना। 4 साल लगे हैं, 4 साल 3 महीने लगे हैं। मकसद क्या था? 2019 में कानून बनाओ और 2024 के चुनाव के ठीक 1 महीने पहले पश्चिम बंगाल, असम, केरला, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में ध्रुवीकरण को आगे लेने के लिए इन्होंने ये रूल्स अभी लाए। मुहूर्त क्या था? पहले क्यों नहीं लाए? ठीक 1 महीने पहले लाए। वो मुहूर्त सब तय करते हैं ना। एक किसान से जुड़ा और सवाल है, वहाँ क्या कुछ वायदे किसान से नहीं, वो राहुल जी ने तो कहा है पहले ही कि एमएसपी को लीगल गारंटी दिया जाएगा, स्वामीनाथन फार्मूला के आधार पर एमएसपी तय किया जाएगा, कि जब आप 16 लाख करोड़ ऋण कर्जा माफ़ी कर रहे हैं पूंजीपतियों का, हम किसानों के कर्जा भी माफ़ी के लिए हम एक आयोग का गठन करेंगे
और हम ज़रूर करवाएंगे, क्योंकि हमने किया है। 2008 में 72,000 करोड़ रुपया ऋण माफ़ हुआ जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने चौथी बात भी कही है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो सिर्फ निजी कंपनियों के हित के लिए है, वो किसानों को कोई फ़ायदेमंद नहीं हो रहा है। उधर सर आप ही के गठबंधन से अरविंद केजरीवाल में है जिन्हें नागरिकता कानून देने की बात की जा रही है, इसमें से 1.5 करोड़ लोग भी आ गए, तो उन्हें कहाँ बसाया जाएगा, उन्हें नौकरी कहाँ से दिया जाएगा, फिर जो भारत के लोग हैं उनके हिस्सेदारी की चीजें नहीं, तब के समय भी ये सब मुद्दे उठाए गए थे। एक मुद्दा हमने भी उठाया था, आप सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की क्यों कर रहे हैं, श्रीलंका की बात क्यों नहीं करते? वहाँ भी लोग चाहते हैं आए हमारे देश के नागरिक बने, पर उसकी तो बात कुछ हुई नहीं है। तो ये सब एक राजनीतिक खेल था। 2000 जैसा कि मैंने कहा, जो लोकसभा में, राज्यसभा में लंबी बहस हुई, आंदोलन भी हुआ, संघर्ष भी हुआ सड़कों पर, आपने देखा होगा, पर कानून बना। मेरा सवाल यही है कि 4 साल 3 महीने क्यों लगे, और ठीक 2024 के चुनाव के 1 महीने पहले आप ये रूल लाते हैं। ये तो बिल्कुल एक रणनीति थी ना, ये ध्रुवीकरण की रणनीति है। चुनाव से पहले तो कांग्रेस के खाते भी बंद हुए, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने 2016 में इन्होंने नोटबंदी की, 2024 में इन्होंने खाताबंदी की, नोटबंदी से खाताबंदी। हम अभी खर्च नहीं कर पा रहे हैं, प्रचार के हमारे जो अभियान है उस पर खर्च नहीं कर रहे हैं, यात्रा पर हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं। हम तो सिर्फ हवा और पानी से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं ना। किस आधार पे ये 200 से 300 करोड़ रुपए जो आपके अलग अलग खाते में थे, जिसको नहीं, उन्होंने कहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न देने में देरी हुई है इसीलिए जुर्माना है। ये हमने चैलेंज किया है, हमारे कोषाध्यक्ष ने बार बार इसकी स्पष्टीकरण दी है। हम ट्राइब्यूनल में गए, ट्राइब्यूनल तो हमारे खिलाफ दी, हम हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने भी हमें राहत नहीं दी। अभी हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जो हमारे कानूनी दरवाजे हैं उसको, हर दरवाजे को खटखटाएंगे, क्योंकि ये कर आतंकवाद है। ये इससे कोई एक ही शब्द में मैं कहूँगा, ये कर आतंकवाद है। हमसे हमारे खाते बंद करना, प्राइवेट कंपनियों, निजी कंपनी पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स छोड़ना। 30 कंपनियां हैं जिनसे इन्होंने 350 करोड़ रुपया चंदा लिया है, चंदा इकट्ठा किया है इन्होंने। इनका मकसद यही है, डर और धमकी से किसी प्रकार से कांग्रेस के खाते को बंद करो और पूंजीपतियों से चंदा इकट्ठा करो। इनका माने यही है ना। इनका नारा क्या है? प्रधानमंत्री क्या समझते हैं? चंदादाताओं को सम्मान, अन्नदाताओं का अपमान। आप लोग क्योंकि महाराष्ट्र में हैं इसलिए ये नाम बदलकर अहिल्या नगर। नहीं, देखिए, ये सब चुनाव के वक्त में सब होते रहता है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। कि ये चुनाव के पहले सारे के सारे मुद्दे जो लिए जाते हैं बीजेपी से, सिर्फ ध्रुवीकरण के लिए, और 4 साल 4.5 साल कुछ नहीं होता। जब चुनाव का वक्त आता है तब ये लोग सब ये मुद्दे उठाते हैं। और क्या है इसका मकसद? क्या है? ये सब ध्यान हटाना चाहते हैं ना, बेरोजगारी से, महंगाई से, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताओं से, इनसे तो ध्यान हटाना चाहते हैं। इसीलिए ये सब इसका नाम बदलो, उसका नाम बदलो, ये दिवस स्मारक करो, ये सब पहले आप लोग ध्रुवीकरण की बात सवाल उठाया। अब राहुल जी ने कहा है कि जो ट्रेनिंग है, खासकर अग्निवीर के तहत जो भर्तियां की जाएगी, उसकी ट्रेनिंग और चीन के सोल्जर्स की जो ट्रेनिंग नहीं, हमारे देखिए ना, हमारे सैनिक कॉन्ट्रैक्ट में होंगे। हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, ये रोजगारों के साथ खिलवाड़ है। इनको जो युवा को रोजगार चाहते थे कि हम सेना की में भर्ती हों, अभी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भर्ती होंगे, पर कितना ट्रेनिंग मिलेगा उनको? एक जवान को 2, 2.5, 3 साल की ट्रेनिंग मिलती है, अग्निवीरों को 6 महीने के लिए ट्रेनिंग मिलेगा। ये सुरक्षा के साथ ये बहुत भयंकर खिलवाड़ है। इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, संसद में चर्चा नहीं हुई, समितियों में चर्चा नहीं हुई। जो रिटायर्ड आर्मी जनरल हैं नरवणे, उन्होंने लिखा है कि वायुसेना, नौसेना, स्थल सेना सभी इसके खिलाफ थे, पर एक आदमी की मनमर्जी, एक व्यक्ति की मनमर्जी लगाई गई। मैं समझता हूँ खुद रक्षा मंत्री इसके खिलाफ होंगे।